अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक फुल्जियात मेटलर्जी। इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से पहले उसे देख लीजिए। मज़मून है साइंस 1 स्टैंडर्ड 10th के लिए, जमात दहम के लिए। तो आज हम इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं धातों का वकू। ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। ज़्यादातर धातें आमिल होने की वजह से कुदरत में आज़ादाना हालत में नहीं पाई जाती। मुरक्कबा हालत में ये इनके मुरक्कबात मसलन ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड और नाइट्रेट की शक्ल में मिलती है। अलबत्ता गैर आमिल धातें मसलन सोना, प्लेटिनियम वगैरह, जिन पर हवा, पानी और दीगर कुदरती अवामिल का असर नहीं होता है, ये आज़ादाना हालत में पाई जाती है। कुदरत में पाई जाने वाली धातों के वो मुरक्कबात जिनमें कसाफतें शामिल होती हैं मादनियात कहलाती है। देखिए ये मादनियात है क्योंकि इनमें दीगर कसाफतें भी शामिल हैं। ये धातें जो हैं ये खालिस हालत में नहीं होती हैं अपनी, बल्कि इनमें दीगर कसाफतें शामिल होती हैं, इसलिए इन्हें मादनियात कहते हैं। और एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, कॉपर नगेट, गोल्ड नगेट, पायरेट नगेट, मैग्नेटाइट वगैरह, ये मादनियात कहलाती है जिनमें कसाफतें भी शामिल होती हैं। वो मादनियात जिनसे धातों को बआसानी और कम लागत से अलहदा किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, उसको कच्छ धात या ओर कहते हैं। कच्छ धातों में धातों के मुरक्कबात के साथ साथ मिट्टी, रेत, पथरीली अशिया जैसी कसाफतें शामिल होती हैं। यानी ज़ाहिरी बात है, ये धातें या ये मादनियात कहाँ से निकाली जाती है? ये ज़मीन की गहराई से निकाली जाती है, काने खोद कर वहाँ से निकाली जाती है। तो ये खालिस हालत में नहीं होती। जिस ज़मीन से निकाली गई है उसकी मिट्टी लगी हुई होगी, रेत होती है, पथरीली अशिया लगी हुई होती है उस पर, और ये कसाफतें जो है गोंग कहलाती है। और तो वो तमाम मादनियात जिनमें ये कसाफतें ऐसी मौजूद हो जिनको धातों से आसानी से अलहदा कर सकते हो, कम खर्च आता हो, उसको कच्छ धात या ओर कहते हैं। और जैसे आप नीचे यहाँ पर देख सकते हो, गोल्ड ओर, आयरन ओर, कॉपर और रॉक विथ गोल्ड इन इट। जो गोल्ड ओर है वो एक रॉक है जिसमें क्या है, पत्थर है, उसके अंदर सोना मौजूद है। आयरन ओर और रॉक विथ आयरन इन इट, कॉपर ओर और रॉक विथ कॉपर इन इट। धातों की तहसील के मुख्तलिफ तरीक़ों से धातों को जो है इन कच्छ धातों से अलग कर सकते हैं। कच्छ धातों से खालिस धातों की तखलीस का अमल फुल्जियात में शामिल है। A rock that contains enough metal or metal compound so that it can be mined profitably। ठीक है, इतनी इनसे माइन करके इनसे प्रॉफिट हासिल किया जाए, इस मकसद से जो है ये इन्हें माइन करके निकाला जाता है। तो ये वो रॉक्स होते हैं जिनमें क्या मौजूद होती है, धातें मौजूद होती है, जिन्हें अलहदा किया जाता है अलग अलग तरीक़ों से, और ये तमाम अमल शामिल है फुल्जियात में। और विथ मेटेलिक मिनरल्स कंटेन्स मेटल, फॉर एग्जाम्पल आयरन, गोल्ड, कॉपर, लीड, निकल एक्सेट्रा। When the ore is melted, the metal is separated from the rock. Metals are usually in igneous and metamorphic rock, lead ore और gold ore यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसे देखने के बाद कच्छ धात क्या है ये आप समझ गए होंगे। मादनियात कच्छ धातों की कानों से निकाली जाती हैं और गोंग को, यानी जो कसाफतें होती हैं, उनको इनसे अलग किया जाता है और कच्छ धातों को इस जगह ले जाया जाता है जहां उनसे धात अलग करते हैं और इन्हें तखलीस के अमल के बाद खालिस हालत में हासिल करते हैं। तखलीस के अमल के लिए भी मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं और ये तमाम अमल फुल्जियात कहलाता है। कि इस तरह से माइंस होती है। ये एक गोल्ड माइन हम देख रहे हैं, और अफ्रीका आपको पता है एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में सोने की कानें मौजूद है।
तो इस तरह से ज़मीन की गहराई में ये कानें होती हैं, बाकायदा जो है सुरंग इस तरह से खोद कर लोग अंदर जाते हैं और जो है बाकायदा चट्टानों को तोड़ तोड़ कर, जो ज़ेर ज़मीन चट्टानें होती हैं उन्हें तोड़ तोड़ कर उनमें से कच्छ धातें निकाली जाती हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से चट्टानों को तोड़कर उनसे कच्छ धातें निकाली जाती हैं। ये अमल बहुत ही मेहनत तलब है, बहुत मेहनत का अमल है ये, बहुत इसके लिए ताकत और कुव्वत दरकार होती है। उसके बाद इन कच्छ धातों को निकाला जाता है, माइन से बाहर इन्हें ले जाया जाता है। उसके बाद इन कच्छ धातों जो अंदर से मादनियत मिली है, मादनियत की कच्छ धातें मिली है, कुछ तो वहीं पर जो है उनसे कसाफतें अलग कर ली जाती है, बआसानी जिन्हें अलग किया जा सकता है, मिट्टी धूल के ज़र्रात होते हैं। फिर जो बची हुई कच्छ धात है उन्हें तखलीस के अमल के लिए वहाँ से ट्रांसपोर्टेशंस के ज़रिए दूसरे मकाम पर ले जाया जाता है, जहाँ से उन कच्छ धातों से धात हासिल की जा सकती है। देखिए ये इस तरह से जो इसकी कच्छ धातें वगैरह होती है उनसे जो है धात जो है हासिल की जाती है। सोना, यहाँ पर आप उसके कुछ टुकड़े देख सकते हैं। फिर ये जो कच्छ धातें मिली हैं इनकी तखलीस का अमल होता है बहुत ऊंचे दर्जे हरारत पर, इसे पिघलाने के बाद जो है इससे जो दीगर कसाफतें हैं, मिट्टी है, पथरीली अशिया है और दीगर जो भी कसाफतें हैं वो इससे अलहदा की जाती हैं। और इस तरह से बाकायदा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सिर्फ कच्छ धातों से धात को अलहदा करने का काम करती हैं। इसके बड़े बड़े प्लांट्स मौजूद होते हैं। और फिर जो धातें हासिल होती हैं उन धातों की तखलीस का अमल होता है, उनको खालिस हालत में लाया जाता है, उनसे जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो अलहदा की जाती हैं, दीगर कसाफत गोंग को अलहदा किया जाता है और फिर हमें धातें जो है वो हासिल होती हैं। तो ये जो पूरा अमल है, ये पूरा अमल मेटलर्जी या फुल्जियात कहलाता है, यानी मादनियात और उसकी कच्छ धातों को कानों से निकालना, फिर उसकी तखलीस का अमल, फिर उसके बाद जो है धात को हासिल करने का अमल, ये पूरा अमल जो है फुल्जियात में शामिल है। फुल्जकारी के बुनियादी उसूल। अब कच्छ धातों से खालिस धात की तहसील के मराहिल हैं, इन मराहिल से गुजर कर ही हमें एक खालिस धात या इस्तेमाल के काबिल धात जो है हासिल होती है। उसके कुछ बुनियादी उसूल हैं, तो उसके मराहिल कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहला है कच्छ धातों का इर्तिकाज़, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। दूसरा है धातों की तहसील, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। और तीसरा है धातों की तखलीस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कच्छ धातों का इर्तिकाज़ यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। कच्छ धात से गोंग को अलहदा करना या अलग करने के अमल को कच्छ धात का इर्तिकाज़ कहते हैं। गोंग अभी हमने देखे कि जो कच्छ धात होती है उसमें जो दीगर कसाफतें होती है, मिट्टी, पत्थर, पथरीली अशिया वगैरह या दीगर कुछ और जो है अज्जा हो सकते हैं जो उससे जुड़े होते हैं, तो उनको अलहदा करने का अमल कच्छ धात का इर्तिकाज़ या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स कहलाता है। इस अमल से मतलूबा धात के मुरक्कब का इर्तिकाज़ बढ़ जाता है। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन सही तरीका किस तरह मुंतखब किया जाए ये कच्छ धात में मौजूद मतलूबा धात की तबई खुसूसियात और कच्छ धात में मौजूद गोंग पर मुनहसर करता है। यानी सेम मेथड जो है हर कच्छ धात के लिए या हर ओर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
सही तरीका ढूंढना पड़ता है कि आपके पास कौन सी धात है, आपको कौन सी धात जो है हासिल करनी है, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अभी हमने अलग अलग धातों की शुरुआत में सबक के देखे ना, हर धात की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। तो ये धात की तामुली सलाहियत, यानी वो किस तरह से केमिकली रिएक्ट करती है और तख़लीस के लिए हासिल होने वाली सहूलियात पर भी मुनहसर होता है। इसमें वो अवामिल भी शामिल है जिनका माहौलियाती आलूदगी से ताल्लुक़ है। देखिए, इस पूरे प्रोसेस में माहौल भी आलूदा हो सकता है, तो माहौल आलूदा ना हो, माहौलियाती आलूदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अवामिल पर भी ख़ास तौर पर नज़र रखी जाती है और इस तरह के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जो इको फ्रेंडली हों। कच धातु के इर्तिकास के चंद अहम तरीके यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहले है सकली कुव्वत के ज़रिए अलहदगी, सेपरेशन मेथड बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। तो इसमें कच धात के वज़नी ज़र्रात मादनी मिट्टी के हल्के ज़र्रात से सकली कुव्वत कशिश के ज़रिए आसानी से अलग किए जा सकते हैं और ये अलहदगी का अमल दो तरीक़ों से होता है। एक है विल्फले तरीका, विल्फले मेथड, और दूसरा है आबी कुव्वत के ज़रिए अलहदगी का तरीका, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। तो इन दोनों तरीक़ों में ग्रेविटेशन का इस्तेमाल किया जाता है सकली कुव्वत, क्योंकि ज़मीन में कुव्वत कशिश होती है, ज़मीन जो भारी वज़नी अशिया है उनको अपनी तरफ खींचती है। तो जो कजधात के वज़नी ज़र्रात होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के ज़र्रात जो है वो ऊपर होते हैं, जिनको आसानी से अलहदा किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है इसमें विल्फले तरीका, विल्फले मेथड। अलहदगी के इस तरीके में विल्फले तंग और पतली लकड़ी के सुराख वाले तख्तों को इस तरह जोड़कर बनाया जाता है कि ढलवान सतह तैयार हो जाए, यानी इसको थोड़ा टेढ़ा रखा जाता है और इसमें जो है सुराख होते हैं, दरमियान में शगाफ होते हैं और इसको इर्तियाशी हालत में रखा जाता है, थोड़ा सा तिरछा रखते हैं। कचधात का सुफूफ, जो कचधात के बड़े बड़े टुकड़ों को चक्की यानी बॉल मिल से पीस कर बनाया जाता है, इस टेबल पर डाला जाता है और पानी की धार ऊपरी हिस्से से छोड़ी जाती है, जिसके नतीजे में गोंग के हल्के ज़र्रात पानी के साथ बहकर निकल जाते हैं। साइड से आप देख रहे हो एक नली लगी हुई है जिसमें से गोंग लिखा हुआ है। ऊपर कचधात का सुफूफ डाला जाता है, पानी उसमें से बहाया जाता है, पानी से बहकर दायरी वाले जो हल्के ज़र्रात होंगे वो पानी से बहकर आगे बढ़ जाएंगे, तो वो हल्के ज़र्रात पानी से बहकर आगे बहकर निकल जाते हैं और भारी ज़र्रात जिनमें कचधात ज़्यादा तनासुब में होती है वो लकड़ी के जो शगाफ हैं, जो बीच में आपने सुराख वाले तख्ते लगाए हुए हैं, उनमें रुक जाते हैं और फिर वहाँ से उसे जमा कर लिया जाता है। इस तरह से इसमें जो हल्की फुल्की गोंग है जो बह सकती है पानी से, वो बहकर अलहदा हो जाती है। तो ये एक छोटा सा यहाँ पर आप देख सकते हो स्मॉल विल्फले गोंग टेबल, ये एक इंडस्ट्री की एक्चुअल विल्फले गोंग टेबल की तस्वीर है कि किस तरह से टेबल को देखिए आप तिरछा रखा हुआ है और जो है उस पर आप बीच में शगाफ भी देख सकते हैं। नीचे जो हिस्सा है उसमें पानी ऊपर से आएगा, पानी से बहकर ये नीचे सब गोंग जो है जमा हो जाएगा। आबी कुव्वत के ज़रिए अलहदगी का तरीका, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। आबी कुव्वत नाम से ज़ाहिर है पानी के ज़रिए, पानी का किस में इस्तेमाल होता होगा। आबी कुव्वत के ज़रिए अलहदगी का तरीका चक्की के तर्ज का होता है। इसमें चक्की में इस्तेमाल होने वाले बर्तन की तरह का एक मखरूती बर्तन होता है। ये एक टंकी में खुलता है जो नीचे की जानिब मखरूती होती है। इस टंकी में ऊपर की जानिब पानी के लिए खारजी नक्कास नली और नीचे की जानिब पानी दाखिल करने के लिए एक दाखिली नक्कास नली होती है, यानी नीचे से पानी अंदर छोड़ा जा रहा है, नीचे से पानी जाने के लिए एक नली लगी हुई है, ऊपर एक नली लगी हुई है जिससे जो है पानी बाहर निकलेगा। इंतहाई बारीक पिसी हुई कचधात जो है टंकी में डाली जाती है। ऊपर ग्रीन कलर में आप देख रहे हो कचधात का सुफूफ, वो इस टंकी में डाला जाएगा।
पानी की तेज़ धार टंकी के निचले हिस्से से उसमें दाखिल होगी। गोंग के हल्के ज़र्रात पानी की बाहरी नक्काशी के साथ बाहर खारिज होते हैं और फिर उनको जमा कर लिया जाता है। अब जो हल्के ज़र्रात होंगे वो ज़ाहिरी बात है ऊपर तैरेंगे, जो भारी ज़र्रात होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। तो वो हल्के ज़र्रात जो है ऊपर नक्काश नली लगी है, जहाँ पे आप गोंग लिखा हुआ देख सकते हैं, तो वहाँ से वो बहकर खारिज कर लिए जाते हैं और फिर उनको जमा कर लिया जाता है। और कजधात के वज़नी ज़र्रात कसीफ होने की वजह से टंकी के निचले हिस्से में जमा हो जाते हैं, यानी जिनकी कसाफत ज़्यादा है, जो ज़्यादा वज़नी है, वो नीचे जमा हो जाएंगे। मुख्तसर ये कि ये तरीका भी शकली क़ुव्वत पर मुनहसर होता है। यकसा जसामत के ज़र्रात उनके वज़न के एतबार से पानी के ज़रिए अलग कर लिए जाते हैं। तस्वीर आप देख सकते हो, आबी क़ुव्वत के ज़रिए अलहदगी, नीचे से पानी छोड़ा जा रहा है, मखरूती कलर का बर्तन है और नीचे मुर्तकिस कचधात जो है हासिल हो रही है। कचधात की मौलिक तैराकी, इसमें जो है वो ज़रात हैं जो हल्के फुल्के होते हैं, जो पानी पे तैर सकते हैं। भारी ज़रात नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर से कचधात का सुफूफ धीरे धीरे छोड़ा जाता है। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग जो है इसको कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर हाइड्रोलिक क्लासिफायर लगा हुआ है, यहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है, यहाँ से ऊपर से ओर्स या कचधात जो है छोड़ी जाती है। हेवी ओर्स जो है वो नीचे बैठ गई और वाटर एंड लाइटर गोंग, यानी जो कसाफतें हैं जो हल्की हैं और पानी है वो बहकर आगे निकल जाता है। तो इस तरीके से भी हाइड्रोलिक वॉशिंग होती है। अब अगला तरीका है मिकनातीसी अलहदगी का तरीका, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। देखिए, पहला तरीका था शकली क़ुव्वत के ज़रिए अलहदगी का तरीका, जिसमें दीगर दो तरीके और थे। दो तरीक़ों से शकली क़ुव्वत के ज़रिए अलहदगी की जा सकती है। अब वो अलीफ था, अब उसका बे यानी मिकनातीसी तरीके से अलहदगी किस तरह से की जाएगी। जो शकली क़ुव्वत कशिश के ज़रिए नहीं अलहदा हो पाए तो उन्हें मिकनातीसी तरीके के ज़रिए हम अलहदा करेंगे, मैग्नेट का इस्तेमाल करके। इस तरीके में बरकी मिकनातीसी मशीन की ज़रूरत होती है। इस मशीन के दो खास हिस्से होते हैं, दो लोहे के पहिए रोलर होते हैं और इन पर मुसलसल घूमता हुआ कन्वेयर बेल्ट होता है। एक पहिया बर्क मिकनातीस होता है और दूसरा गैर मिकनातीस होता है। पहिए पर घूमने वाला पट्टा चमड़े या पीतल यानी ये गैर मिकनातीसी का बना हुआ होता है। घूमते हुए इस पट्टे का सिरा गैर मिकनातीसी पहिए की जानिब होता है। इस पर बारीक किया हुआ कजधात का सुफूफ डाला जाता है। मिकनातीसी पहिए के नीचे दो बर्तन रखे जाते हैं। देखिए, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया गया है। ऊपर से कजधात का सुफूफ डाला जा रहा है। दो पहिए होंगे, एक पहिया मिकनातीसी पहिया है जिसमें जो मिकनातीस का बना है, और दूसरा पहिया किसी और धात का बना होगा, गैर मिकनातीसी पहिया है। उसके अतराफ में आप देख रहे हैं एक घूमता हुआ पट्टा होगा। ये पट्टा भी या तो चमड़े का होगा या कोई ऐसी शय का होगा जो गैर मिकनातीसी होती है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। नीचे दो जमा करने वाले बर्तन होंगे, एक में मिकनातीसी जुज़ और एक में गैर मिकनातीसी जुज़ जमा किए जाएंगे। और ये पट्टा जो है ये घूमने लगता है। जब ये पट्टा घूमता है तो ऊपर से कजधात का सुफूफ इसमें डाला जाता है। कजधात के गैर मिकनातीसी ज़र्रात की मिकनातीसी पहिए की तरफ कशिश नहीं होती, इसलिए वो पट्टे पर से गुजरते हुए उस बर्तन में गिरते हैं जो मिकनातीसी पहिए से दूर है। ठीक है, यानी जो मिकनातीसी ज़र्रात नहीं है वो उसको कशिश नहीं करेंगे तो वो उस पर से घूमते हुए कहाँ गिरेंगे, नीचे गिर जाएंगे। इसी वक्त कजधात के मिकनातीसी ज़र्रात मिकनातीसी पहिए से चिपक जाते हैं और उस बर्तन में जमा होते हैं जो मिकनातीसी पहिए के नज़दीक है। अब ये उस पर चिपक गए, चिपकने के बाद वो पहिया तो पट्टा तो गोल गोल घूम रहा है ना, तो पट्टा जब गोल घूम के नीचे आएगा तो जैसे ही वो मिकनातीस की कशिश से अलहदा होंगे, क्योंकि दूसरा पहिया मिकनातीसी नहीं है, तो मिकनातीस की कशिश से जैसे ही वो अलहदा होंगे मिकनातीसी जुज़, तो वो नीचे फ़ौरन गिरना शुरू हो जाएंगे और नीचे जो है एक बर्तन है जिसमें मिकनातीसी जुज़ जमा होने लगेंगे।
तो इस तरह से मिकनातीसी अलहदगी का तरीका इस्तेमाल किया जाता है उन कच धातों के लिए जो मिकनातीसी सलाहियत रखती है, जो मिकनातीस की तरफ अट्रैक्ट हो सकती हैं। तो वो तमाम धातें जो मिकनातीस की तरफ अट्रैक्ट होती हैं उनको अलहदा करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह से कचधात से मिकनातीसी और गैर मिकनातीसी ज़र्रात अलहदा कर लिए जाते हैं। मिसाल है इसकी कैसेटेराइड टिन की कचधात है। इसमें गैर मिकनातीसी जुज़ स्टेनिक ऑक्साइड और मिकनातीसी जुज़ फेरिस टंगस्टेट जो है मौजूद होता है SnO2, और मिकनातीसी जुज़ जो है फेरिस टंगस्टेट FeWO4 है। तो इन्हें बरकी मिकनातीसी तरीके से अलहदा किया जाता है। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी बताया गया है। मैग्नेटिक रोलर है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो है अब यहाँ पर कहाँ जमा हो जाएंगे, मिकनातीसी जुज़ जो है फेरिस टंगस्टेट के इसमें मैग्नेटिक पार्टिकल्स में जमा हो जाएंगे। गैर मिकनातीसी जुज़ जो है स्टेनिक ऑक्साइड के वो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल में जमा हो जाएंगे, और इस तरह से ये तरीका काम करता है। मिकनातीसी अलहदगी का तरीका, इसकी मशीन जो है किस तरह की होती है ये आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। बड़ी बड़ी जो फुलजियात की इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर सेपरेशन के लिए, अलहदा करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है, और हमने देखे कि ये काम किस तरह से करता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको क्या आप जानते हैं, एक बात बताई गई है जो हमने फ्रॉथ फ्लोटेशन का ऊपर तरीका किया कि सल्फाइड के जो कचधात है वो तेल में नम हो जाते हैं और गोंग जो है वो पानी में नम हो जाता है। तो उसका मतलब समझाने के लिए अरवी का पत्ता, जो बड़े पत्ते रहते हैं उनके पत्तों पर जो ऊपरी सतह जो है वो चिकनी होती है, यहाँ पर है ना, तो ऊपरी सतह चिकनी होने की वजह से इस पर पानी नहीं चिपकता। इसी तरह मोम पर भी जब हम पानी डालते हैं तो वो भी नहीं चिपकेगा। आम नमक और साबुन पर, आम नमक यानी जो खाने वाला नमक है उस पर पानी पड़ेगा तो वो मेल्ट हो जाएगा, यानी वहां पर गीला हो जाएगा हिस्सा, यानी वो एब्जॉर्ब कर लेगा पानी को। फिर साबुन पर भी पानी चिपक जाता है, झाग बनता है, हम देखते हैं ना पानी चिपक गया उसके ऊपर, यानी वो पानी से नम या गीले हो जाते हैं। तो इस तरह से ये चीजें जो है वो नमक और साबुन जो है वो पानी से नम या गीले हो जाते हैं। तो ये बताया गया है कि पानी से नम होना यानी गीला होना क्या है, जो ऊपर फ्लॉथ फ्लोटेशन में तरीके में बताया गया है। तो यहाँ पर क्या आप जानते हैं, मैं एक छोटी सी बात बताई गई है कि अरवी और मोम पर जो है वो पानी नहीं ठहरता, क्योंकि उसकी ऊपरी सतह जो है वो चिकनी होती है, या ऊपरी सतहों पर कुछ चिकना मादा पाया जाता है जिसकी वजह से पानी जो है वो फिसल जाता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं अगला तरीका जो है वो तकतीर। इसमें एल्यूमिनियम, सोना, चांदी ये धातु की तहसील में पहला मरहला जो है वो तकतीर है, यानी इन धातुओं को जो है वो तकतीर के अमल से अलग किया जाता है। तो इस तरीके में क्या करते हैं, जो कचधात है एल्यूमिनियम के, सोने के और चांदी के, इन कचधातों को काफी वक्त तक जो है वो एक महलूल में डुबा कर रखा जाता है। फिर ये महलूल में डुबा के रखने के बाद वहां पर कुछ कीमियाई अमल होता है। अब ये कीमियाई अमल की वजह से कचधात जो होते हैं वो इसमें हल हो जाते हैं, इस महलूल में कचधात हल हो जाते हैं। लेकिन गोंग जो है, जो कचरा है उसके अंदर, उसके ऊपर उसका कोई अमल नहीं होता उस महलूल का। तो इसलिए महलूल का जब इस पर कोई असर नहीं होता, इसको तकतीर करके छान के जो है वो अलग कर लिया जाता है ना। तो जब छान लेंगे तो जो महलूल में कचधात जज्ब हो गई, यानी कि मिक्स हो गई है, हल हो गई है, उसको हम आसानी से छान के अलग कर सकते हैं। और गोंग हल नहीं हुआ है तो वो छानने से यानी तकतीर के अमल से आसानी से अलग कर देंगे हम। तो ये बॉक्साइट का इर्तिकाज या एल्यूमिनियम की कचधात का इर्तिकाज जो है वो तकतीर के तरीके से किया जाता है। यहाँ पर बॉक्साइट को जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के आबी महलूल में डुबाया जाता है, या तो NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट के आबी महलूल में डुबा कर रखा जाता है। तो कचधात के खास जूज एल्यूमिना को हल करता है। तो इस तरह से ये जो दोनों महलूल है, दोनों सोल्यूशन है, ये क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की कचधात के जो खास जूज एल्यूमिना है
उसको अपने अंदर हल कर लेते हैं। और इन महलूलों का अमल जो है वो गोंग पे नहीं होता, इसलिए गोंग जो है वो हल नहीं होते, ऐसे ही रहते, और इनको आसानी से जो है हम छान कर तकतीर करके अलग कर सकते हैं। तो ये जो हमारा तरीका था तकतीर का तरीका था। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है धातों की तहसील। तो यहाँ पर धातों की तहसील में सबसे पहले है आमिल धातों की तहसील। तो यहाँ पर आमिल धातों की तहसील के तरीके में हम देखेंगे कि जो तामीलाती सिलसिले की ऊपरी धातें हैं, जो आमिल धातें कहलाती है, यानी कि उसमें इनकी तामुली सलाहियत फहरिस्त में नीचे की जानिब जो है वो कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि पोटाशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम, ये क्या है, ये तेज आमिल धात है। इसके बाद में ये तेज आमिल धात होने की वजह से इनके आखिरी मदार से जो इलेक्ट्रॉन खोकर, यानी जो इनका आखिरी मदार है, इसमें से इलेक्ट्रॉन खोकर ये क्या करते हैं, मस्बत बारदार आयन बनाते हैं। अभी मिसाल के तौर पर मैं सोडियम यहाँ पर ले लेती हूँ। तो यहाँ पर हम मिसाल लेते हैं सोडियम की। सोडियम का जौहरी अदद कितना है, 11 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कितनी है, 2, 8 और 1, 10 और 1 11। अब चूंकि इसके आखिरी खोल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन खो देगा, ठीक है, यानी दूसरे को ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो चूंकि इनके अंदर जो है वो आखिरी मदार से इलेक्ट्रॉन खोकर, जब ये इलेक्ट्रॉन खोएगा तो ये मनफी होगा, तो इलेक्ट्रॉन जब खो दिया तो ये यहाँ पर मस्बत आयन बन गए। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, जो तेज आमिल धातें हैं वो अपने आखिरी मदार से क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन खोकर जो है वो मस्बत बारदार आयन बन जाती है, मस्बत बारदार आयन बनाती है। तो ये एक खुसूसियात इनके अंदर है, इनके अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है। इसके बाद ये क्या करते हैं, तेज आमिल धातें जो है वो हल्के तरशे यानी कि एसिड, हल्काए हुए एसिड के साथ में जो है वो तेजी से अमल करती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो ये भी इसकी एक खुसूसियात है तेज आमिल धातों की। फिर तेज आमिल जो धातें है वो कमरे के दर्जे हरारत पर हवा के साथ में भी, हवा यानी ऑक्सीजन के साथ में भी अमल करती है। तो इस तरह से सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो इसकी तहसील इनके पिघले हुए क्लोराइड की बर्क पाशीदगी से की जाती है। इस अमल में क्या किया जाता है, धात मनफी बरकीरा पर जमा हो जाता है, यानी जो भी धात होती है वो मनफी, हम यहाँ पर 9th में जो है वो हमने तजुर्बा किया होगा। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड का महलूल ले लो, तो यहाँ पर जो है वो मस्बत बरकीरा और मनफी बरकीरा 2 रॉड होते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो धात है वो क्या करेगी, इस अमल में धात जो है वो मनफी बरकीरे पर जमा हो जाती है, और जबकि क्लोरीन यानी कि ये क्या हो जाती है, मस्बत बरकीरे पर आजाद होती है। तो इस तरह से पिघले हुए सोडियम क्लोराइड की बर्क पाशीदगी का अमल करके हम आसानी से जो है वो सोडियम धात के हुसूल का अमल कर सकते हैं। तो इसकी देखो मिसाल दी गई है, अम्ल तहवील सोडियम, इसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, एक इलेक्ट्रॉन खोकर क्या करा, मनफी बरकीरे पर अमल हुआ, यानी इसने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया, दूसरे को दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये अमल किस पर हुआ, अमल जो है वो मनफी बरकीरे पे हुआ, क्योंकि ये मनफी है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें मनफी में ये तहवील हो गया है ना। इसके बाद में क्लोरीन जो है वो अम्ल तकसीद किया, चूंकि क्लोरीन जो है वो मनफी था, इसने जो है वो इलेक्ट्रॉन इससे हासिल किया, तो इलेक्ट्रॉन हासिल करके ये क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हासिल हो रहा है, यानी कि मस्बत बरकीरे पर अमल हो रहा है। तो इस तरह से जो है ये आमिल धातों की तहसील की जाती है। इसके बाद है एल्यूमिनियम की तहसील। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम की तहसील में, तो यहाँ पर हम एल्यूमिनियम की तहसील में देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। इसकी अलामत क्या है एल्यूमिनियम की, Al है, रंग चांदी की तरह सफेद होता है, इसका जौहरी अदद है 13, इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील क्या बनेगी, 2, 8, 10 और 3 13 है ना, और इसकी गिरफ्त 3 होगी, क्योंकि इसके आखिरी खोल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर जो है वो
एल्यूमिनियम आमिल धात होने की वजह से ये आजाद हालत में नहीं पाया जाता। ऊपर हमने देख लिए कि जो धातें आमिल होती है वो आजाद हालत में नहीं पाई जाती क्योंकि वो हवा के साथ आसानी से अमल कर सकती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद, यानी ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम जो है वो ऐसा तीसरा आंसर है जो जमीन पर बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो एल्यूमिनियम की तहसील, यानी जब एल्यूमिनियम हासिल किया जाता है इसको, तो एल्यूमिनियम की जो तहसील है वो इसके कच्छ धात बॉक्साइट, तो इसका कच्छ धात क्या है, इसका नाम है बॉक्साइट। इसका फॉर्मूला है Al2O3NH2O। तो यहाँ पर ये एल्यूमिनियम की कच्छ धात बॉक्साइट जो है वो Al2O3.NH2O इसका फॉर्मूला है। इसमें बॉक्साइट में 30 से 70% तक के जो है वो Al2O3 होती है, और बाकी का जो हिस्सा है इसमें बच गया वो क्या होता है, गोंग होता है, जिसमें रेत, अब इस गोंग में क्या है, इसके अंदर रेत है, सिलिका है, आयरन ऑक्साइड जैसी कसाफतें मौजूद है। यानी इस गोंग के अंदर जो है वो रेत मिली हुई है, सिलिका मिला हुआ है, आयरन मिला हुआ है, और जो है वो ऑक्साइड जैसी बहुत सी कसाफतें इसमें मिली हुई है। तो हम यहाँ पर एल्यूमिनियम की जो तहसील है उसको 2 मरहले में करेंगे। नंबर 1 जो दिया हुआ है बॉक्साइट का इर्तिकाज, तो इस बॉक्साइट के इर्तिकाज में हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम की कच्छ धात को यहाँ पर भी क्या किया जाता है, बारीक पीसा जाता है। ठीक है, तो ये इस एल्यूमिनियम के बॉक्साइट में जो कच्छ धातों में जो गोंग मिला है उसमें सिलिका यानी कि SiO2 है, इसका फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 है, और टीएनियम ऑक्साइड और एटिनियम ऑक्साइड TiO2 है। ये कसाफतें जो है वो इसके बॉक्साइड में मिली हुई है, इनको हमको अलग करना है ना। तो इन कसाफतों को तकतीर के बेयर्स तरीके या हॉल्स तरीके से अलहदा किया जाता है। ये 2 तरीके यहाँ पर दिए गए हैं, और इन दोनों ही तरीकों में आखिर में जो है वो हमको मरतकज एल्यूमिना मिलता है, इससे हमको हासिल होता है। तो बेयर्स का जो तरीका है उसके अंदर इस तरीके में जो कच्छ धात को जो है गोल चक्की में बारीक पीसा जाता है, फिर इसे मरतकिज कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, इसके महलूल में कम से कम 140 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको ऊंचे दबाव के तहत 2 से 8 घंटे तक टंकी में गर्म किया जाता है। अब गर्म करने के बाद जो है वो, चूंकि एल्यूमिनियम 2 रुखा ऑक्साइड है, देखो यहाँ पे ये साइंसी वजह पूछती है कि एल्यूमिनियम को 2 रुखा ऑक्साइड क्यों कहा जाता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2 रुखा होने की वजह से इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड में हल होकर पानी में भी हल पजीर सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। तो यहाँ बॉक्साइड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के महलूल से तकतीर के जरिए यानी कि छान कर इसको जो है वो अलहदा किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके में देखो ये बॉक्साइड है, इसको मरतकिज कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जो है वो 140 से 150 दर्जे हरारत पर दबाव, एक ऊंचे दबाव के तहत 2 से 8 घंटा तक पकाया जाता है। उसके बाद में जो है यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। तो ये सोडियम एल्यूमिनेट बन गया, और यहाँ पर जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के महलूल से इसको तकतीर किया जाता है, और यहाँ पर जो है वो पानी में हल पजीर होता है ये सोडियम एल्यूमिनेट। तो इसलिए यहाँ पर ये पानी भी हमको साथ में मिल गया। इसके बाद में जो सोडियम एल्यूमिनेट हमको यहाँ पर मिलता है, तो इस सोडियम एल्यूमिनेट में क्या किया जाता है, इसमें मुनासिब मिकदार में पानी मिलाते हैं। तो इस सोडियम एल्यूमिनेट में मुनासिब मिकदार में यहाँ पर पानी मिलाया गया, H2O मिलाया गया, और फिर इस आमेजे को कम से कम 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं, और इस तपिश पर आमेजे का जो है वो आबी तजिया हो जाता है। और यहाँ पर आबी तजिया होने के बाद हमको क्या, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रसूब हासिल होता है, और फिर इस रसूब को हम क्या करते हैं, तकतीर के जरिए हम इसको आसानी से अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, और यहाँ पर तकतीर के जरिए जो हम इसको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को आसानी से अलग कर सकते हैं।
तो इस तरह से ये हमारा जो था सोडियम एल्यूमिनेट को पानी में हल करने के बाद उसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्व किया जाता है। उससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का हमको रसूब हासिल होता है, जिसको हम इसको आसानी से जो है वो तकतीर करके छान कर इसको अलग कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो है वो इसके बाद का जो अमल है, तो यहाँ पर इसके पहले हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमने देखा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमको मिला, तो वो जो तरीका था वो बेयर्स का तरीका था। अब दूसरा जो है वो एक हॉल्स का तरीका है। इस तरीके में क्या किया जाता है, कसधात को पीसा जाता है, फिर इसकी तकतीर करने के लिए टंकी में इसको छान के अलग करना है, तो टंकी में सोडियम कार्बोनेट का महलूल के साथ इसको गर्म किया जाता है। अब जिससे सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, और जब गैर हलपजीर कसाफतों को तकतीर के जरिए, यानी गैर हलपजीर कसाफत यानी गौंग हो गया, ये क्या होता है, उसमें हल नहीं हो पाता सोडियम कार्बोनेट में, इसको तकतीर के जरिए अलग कर दिया जाता है। इसके बाद में इनको क्या किया जाता है, जो तकतीर के जरिए अलग करने के बाद जो सोडियम एल्यूमिनेट भी है, इनको हल्का गर्म किया जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गुजार कर मोतदिल बनाया जाता है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाती है और फिर इसको मोतदिल किया जाता है। इससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रसूब तैयार होता है। तो ये जो है वो हॉल्स का तरीका है, जिसमें सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया गया था, और यहाँ पर जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो बेयर्स का तरीका जो था उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया गया था। दोनों से ही हमको लास्ट में क्या मिला, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलने के बाद क्या किया जाता है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जब मिल जाता है तो इसको क्या करते हैं, पिघले हुए एल्यूमिना में जो है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जब मिल जाता है तो इसको धोकर, इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को धोकर खुश्क कर लिया जाता है, और खुश्क करने के बाद कम से कम इसको जो है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। और जब इसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो इससे जो है वो हमको खालिस एल्यूमिना हासिल होता है, यानी कि एल्यूमिनियम हासिल होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये एल्यूमिना हासिल करने का हमारा ये मेथड कंप्लीट होता है। तो इस तरह से बॉक्साइट के कसधात से एल्यूमिनिया हासिल किया जाता है। इसमें दो तरीका है, बेयर्स का तरीका है और हॉल्स का तरीका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एल्यूमिना की बरकी तहवील। तो हमने जो ऊपर एल्यूमिना हासिल किया है उसको किस तरह से हम यहाँ पर एल्यूमिनियम में तब्दील करेंगे, कैसे हासिल करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं फौलादी टंकी दी गई है जो ग्रे कलर की नजर आ रही है। इसके बाद में यहाँ पर ये जो पीले पीले रॉड दिखाई दे रहे हैं वो मस्बत बरकीरा है, यानी ग्रेफाइट के रॉड है। इसके बाद यहाँ पर मस्बत और मनफी यानी ये बैटरी है, बरकी खाना है, ये इसमें से बर्क गुजारी जाएगी। और इस फौलादी टंकी के अंदर जो ये ब्लैक कलर की पट्टी नजर आ रही है आपको, ये क्या है, ये पूरा जो है वो मनफी बरकीरा है। इसके बाद इसके अंदर जो महलूल है वो एल्यूमिना क्रायोलाइट और फ्लोअर स्पार का आमेजा है। और यहाँ पे एक नली दी गई है जिसकी मदद से पिघले हुए एल्यूमिनियम को जो है वो बाहर निकाला जा सके। तो ये अमल किस तरह से होता है हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हुए पिघले हुए एल्यूमिना में क्रायोलाइट है जो है वो Na3Al-F6, इसको जो है वो फ्लोअर स्पार यानी CaF2, इन दोनों को जो है वो मिलाते हैं, जिसकी वजह से इस आमेजे का जो नुक्ते पिघलाव है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। असल में अगर देखा जाए तो एल्यूमिना का जो नुक्ते पिघलाव है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है। एल्यूमिना का नुक्ते पिघलाव 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है। चूंकि इनके इस एल्यूमिना को जो है वो इन दोनों के महलूल में मिलाया जाता है, इसके अंदर पिघले हुए एल्यूमिना को, तो इसकी वजह से इसका जो दबाव है या नुक्ते पिघलाव है वो कितना हो जाता है, 1000 डिग्री कम हो जाता है, यानी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। अब इस पिघले हुए आमेजे को जो है वो बरकी तजिए के जरिए बर्तन में लिया जाता है, और बर्तन की जो अंदरूनी सलाखें है वो मनफी हो जाती है, और ये मस्बत बरकीरा है। ये हमने देखा कि इसको आमेजे में डूबी हुई ग्राफाइट की सलाखें जो है वो मस्बत का कुतुब का काम करती है। अब जब आमेजे में से बर्क की रो गुजारी जाती है, यानी यहाँ पर जब
इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है बरकी खाने की मदद से, बरकी रॉ गुजारी जाती है, तो बरकी रॉ गुजारने पर क्या होता है, एल्यूमिनियम जो है वो इस मनफी बरकीरे पर जमा हो जाता है। यानी जो अंदर यहाँ पे हमको ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पर ये एल्यूमिनियम जो है वो जमा हो जाता है इस मनफी बरकीरे पर। ठीक है। और पिघला हुआ एल्यूमिनियम जो है वो बर्क गुजार के मुकाबले में वजनी होता है, इसलिए ये कैसा टंकी की तह में जाके जमा हो जाता है और फिर वहां से इसको वक्फे वक्फे से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद जो मजबूत बरकीरा है वहां पर जो ऑक्सीजन है वो आजाद हो जाती है ना। तो इस तरह से बरकीरों पर होने वाला जो अमल है वो कैसा होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कैसी हो जाती है, मजबूत बरकीरों पर आजाद हो जाती है और इसी तरह से एल्यूमिनियम जो है वो क्या करती है, ये मनफी बरकीरों पर जो है वो हमको मनफी बरकीरों पर जमा हुआ नजर आती है। तो इस तरह से ये यहाँ पर हमको एल्यूमिनियम जो है वो हासिल होता है। तो इस तरह से इन दो तरीकों से जो है वो एल्यूमिनियम की कसधात से एल्यूमिनियम को अलग किया जाता है। नंबर 1 पहला क्या था हमारा, पहला था जो बॉक्साइट का इर्तिकाज और दूसरा था जो एल्यूमिना की बरकी तहवील। अब इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, औसत आमिल धातु की तहसील। तो यहाँ पर सवाल दिया हुआ है औसत आमिल धातु की तहसील में कि औसत आमिल धातें कौन सी है। तो यहाँ पर जो है वो औसत आमिल धातें जो है वो लोहा है, जस्त है, सीसा है और तांबा। ठीक है, ये औसत आमिल धातें हैं। कुदरत में औसत आमिल धातें किस हालत में पाई जाती है, तो कुदरत में जो है ये औसत आमिल धातें सल्फाइड कार्बोनेट की शक्ल में पाई जाती है। इसके पहले हमने पढ़े कि ये सल्फाइड और कार्बोनेट की हालत में पाए जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है तरीका किस तरह से जो है वो हम सल्फाइड की शक्ल में पाई जाती है या कार्बोनेट की शक्ल में हमको मिलती है, ये हमने देख लिए। इसके बाद में इन सल्फाइड और कार्बोनेट की बजाय इनके ऑक्साइड नमक से हासिल करना ज्यादा आसान होता है। यानी इनको जो है वो सल्फाइड या कार्बोनेट की बजाय अगर ऑक्साइड नमक से हासिल किया जाए तो हमारे लिए ज्यादा आसान तरीका होगा। तो इसलिए सल्फाइड कसधातों को हवा में हम खूब गर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से हमको इनकी कसधातों से जो है वो धात हासिल की जाती है। तो पहला जो है वो तपाना है। तपाने के तरीके में क्या किया जाता है, सल्फाइड की जो कसधात है इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में हरारत दी जाती है और जब हरारत दी जाती है तो इस धात का इससे जो है वो धात के ऑक्साइड हमको हासिल होते हैं। तो इस अमल में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड खारिज होती है, यानी SO2 खारिज होता है। तो इस अमल को जो है वो तपाना कहते हैं। तो इस तरह से तपाने के तरीके से सल्फाइड कसधात से जो है वो हम धात हासिल करते हैं। तो सल्फाइड कसधात से तपाने में इसके अंदर क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसको खूब गर्म किया जाता है और इससे जो है वो खूब हरारत दी जाती है, इससे धातों का ऑक्साइड मिलता है और इससे जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी खारिज होती है। इसके बाद कलसाव में इस मेथड में क्या किया जाता है, इसके अंदर जो है वो कार्बोनेट की कसधात है। तो यहाँ पर जो है वो कलसाव के मेथड में क्या किया जाता है, जो कार्बोनेट की कसधात है इसको जो है वो हवा की कम मौजूदगी में गर्म किया जाता है, यानी ऑक्सीजन की कम मौजूदगी में जो है वो इसको भी गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद जो है वो ऑक्साइड इसकी तहलील होती है और ऑक्साइड कसधात जो है वो हासिल होती है। तो इस तरह से कार्बोनेट के जो कसधात है पहले उसको ऑक्साइड के कसधात में तब्दील किया जाता है और फिर इसके अंदर से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जो है वो खारिज होती है। तो इस अमल को जो है कलसाव का अमल कहते हैं। तीसरा जो अमल है इसके अंदर धाती ऑक्साइड की तहवील है। तो धाती ऑक्साइड की तहवील में इसमें जिंक के ऑक्साइड होते हैं। तो जो जिंक के ऑक्साइड होते हैं इसके अंदर
तो ये जिंक के ऑक्साइड, इनको कोक के साथ गर्म किया जाता है और जो कोक के साथ गर्म करने के बाद इससे जो है वो जिंक हासिल होती है और जिंक के साथ में जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी खारिज होती है। तो इस तरह से ये तीसरा मेथड जो था धात्रीय ऑक्साइड की तहवील का। इसके बाद अगला जो है वो एहतराकी तामुल। तो एहतराकी तामुल में क्या होता है? एहतराकी तामुल में जब धातु के ऑक्साइड को तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा अगला एहतराकी तामुल, यहाँ पर चौथा तरीका एहतराकी तामुल। तो इस एहतराकी तामुल में धातु की ऑक्साइड की तहवील जो है वो तेज आमिल धातु से की जाती है, तो वो धात हासिल होती है और तेज आमिल धात का ऑक्साइड हासिल होता है और बहुत ज्यादा हरारत पैदा होती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो तो इसमें हम देखेंगे कि जब आयरन ऑक्साइड की तहवील एल्यूमिनियम के साथ की जाती है, चूंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है वो तेज आमिल धात है, तो इस तेज आमिल धात के साथ की जाती है तो लोहा हासिल होता है और हमको यहाँ पर साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हासिल होता है और बहुत ज्यादा हरारत खारिज होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ जो है वो इसका अमल किया जाता है तेज आमिल धात के साथ में, तो हमको यहाँ पर आयरन हासिल होता है और बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पर आयरन हासिल होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हासिल होता है और बहुत ज्यादा हरारत खारिज होती है। तो इस तरह से ये एहतराकी तामुल में हमने देखे। तो एहतराकी तामुल में क्या किया जाता है? एहतराकी तामुल में जो है वो धातु के ऑक्साइड की तहवील जो है वो तेज आमिल धातु के साथ की जाती है और इस तरह से यहाँ पर जो है वो ऑक्साइड तैयार होता है और आयरन हमको मिलता है। तो यहाँ पर हमने देखा औसत आमिल धातु की तहसील। अब हम देखेंगे सुस्त आमिल धातु की तहसील। सुस्त आमिल धातु की तहसील, सुस्त आमिल धाते यानी के कम आमिल धाते। तो सुस्त आमिल धातु में हो गया सोना, चांदी, पारा और तांबा हो गया। सुस्त आमिल धाते आजाद हालत में पाई जाती है और ये तांबा, पारा और सल्फाइड की शक्ल में जो है वो पाई जाने वाली धातें हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब क्यूप्रस ऑक्साइड, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है ना, तांबा इसके सल्फाइड, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्यूप्रस सल्फाइड को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब हरारत दी जाती है तो क्यूप्रस ऑक्साइड तैयार होता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। इसके बाद में जब क्यूप्रस ऑक्साइड को, यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड को क्यूप्रस सल्फाइड के साथ में हरारत दी जाती है तो यहाँ पर हमको तांबा मिलता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। तो इस तरह से ये सुस्त आमिल धातु की तहसील है। यहाँ पर तीसरा हम देखते हैं धातु की तखलीस। धातु की तखलीस में क्या किया जाता है? अम्ल तहवील के जरिए जो धातें हासिल की जाती है, यानी मुख्तलिफ मरहलों से गुजारने के बाद जो धातें हासिल की जाती है वो खालिस नहीं होती, उसमें कुछ न कुछ है वो कसाफतें मौजूद होती है, यानी कुछ न कुछ मिकदार में जो है वो गौंग मौजूद होता है। तो जिन्हें अलग करके खालिस धात हासिल की जाती है तो बर्क पाशीदगी का तरीका इस्तेमाल करके क्या करते हैं, गैर खालिस धात से खालिस धात हासिल की जाती है। तो इस तरह से बर्क गुजार करके, बर्क पाशीदगी का तरीका इस्तेमाल करके जो गैर खालिस धात है उसको खालिस और बनाया जाता है। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक जो है वो धातु का ताकुल। तो धातु का ताकुल जो है वो क्या है? ताकुल के क्या मानी है? तो ताकुल के मानी ये होते हैं कि हम देखते हैं कि बहुत सारी जो स्टैच्यू होते हैं बाहर, या हमारा जो कॉपर का बर्तन होता है काला हो जाता है, चांदी के बर्तन होते हैं काले हो जाते हैं। तो ये काले क्यों हो जाते हैं? तो यहाँ पर धातु का ताकुल का क्या मतलब होता है कि धातु पर हवा का, नमी का और हल्काए हुए तेजाब का असर होता है। धातु पर जो भी धातु है उसके ऊपर हवा की, नमी का और हल्काए हुए तेजाब का असर होता है, जिसकी वजह से धातें क्या होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता खराब हो जाती हैं।
और ये खराब होने का जो अमल है धीरे धीरे, इसको क्या कहते हैं, ताकुल कहते हैं। तो आपने जेल की चीजों का मुशाहिदा किया। इमारत की पुरानी सलाखें, यानी इमारत के अंदर जो सलाखें लगाई जाती है, हम ग्रिल ले लो, हमारी खिड़की ले लो, बहुत पुरानी हो गई तो हम देखते उस पर जंग लग जाता है। कोई भी लोहे की चीज जो बहुत पुरानी हो गई तो उस पर देखते हम कि जंग पड़ लग जाता है, एक ऊपरी एक परत इस पे चढ़ जाती है चीजों पर, धातु पर। तो इमारत की पुरानी सलाखें आप देख लीजिए, तांबे के बर्तन देख लीजिए जो बहुत अरसे से साफ नहीं हुए, चांदी के और जेवरात के मूर्तियां या बर्तन देख लीजिए। तो ये सब क्या है, खुली रखी हुई हो या पुराना कोई भंगार हो, वो भी आप देख लीजिए। तो उस पर क्या हो जाती है, देखो ये जंग आलू जंजीर, जंग लग गया इसके ऊपर। फिर ये काली जो है वो बर्तन, ये कॉपर का बर्तन है लेकिन कैसा काला सयाही माइल बर्तन हो गया। इसके बाद में स्टैच्यू है, मुजस्समा जो है, जो आजादी को मुजस्समे आजादी को तांबा मिलाकर बनवाया गया था, जो 300 साल का अरसा गुजरते ही सब्जी माइल हो गया। 300 अरसा गुजर गया इसको, तो इसके रंग अपना तब्दील कर लिया। तो इस तरह से यहाँ पर इसके ऊपर हवा का असर होता है, हवा के अंदर जो नमी उसका और तेजाब जो पोल्यूशन होता है उसका असर होता है, जिसकी वजह से ये चीजें जो है वो खराब हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कुछ अरसे खुली हवा में रखने पर चांदी की अशिया काली। तो ये हमने देखे कि ये हवा की नमी, तेजाब, जो हवा में पोल्यूशन है उस पर अमल करती है और वो चीजें जो है वो काली या सब्जी माइल हो जाती है। सोना और प्लाटिनम हमेशा क्यों चमकते हैं? सोना और प्लाटिनम कैसे है? ये नोबल मेटल है, यानी नोबल धाते, रईस धाते हैं, रईस धाते हैं। ये धाते जो है वो हवा की नमी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और कोई भी तेजाब के साथ कीमियाई अमल नहीं करती, इसलिए ये हमेशा जो है वो चमकती रहती है। यहाँ हम आगे देखते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कि हर साल दुनिया में लोहे से तैयार होने वाली नई अशिया तकरीबन 25% जो है वो लोहा जंग आलूद हो जाता है और बड़े पैमाने पर माली नुकसान हो जाता है। इसलिए लोहे का ताकुल यानी जंग खोरगी का एक बड़ा मसला है, यानी जंग लगने का जो है एक बड़ा मसला है। इसमें क्या है, नंबर 1, लोहा नम हवा से अमल करता है। हमने देखे कि हवा में मौजूद जो नमी है, हवा के अंदर जो पोल्यूशन है, तेजाबियत है, उसकी वजह से वो चीजें खराब हो जाती है। तो उसके ऊपर एक सुर्खी माइल तय जमा हो जाती है, यानी कि यहाँ पर इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, और ये शय जो है वो रंग यानी जंग यानी कि रस्ट जिसको कहते हैं। इसके बाद मरतूब हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तांबे के बर्तन की सतह के साथ अमल करती है और तांबे की चमक को जो है वो खत्म कर देती है, और इस तरह से सब्जी माइल जो है वो कार्बोनेट कॉपर कार्बोनेट की तह जम जाती है, जिसको फिर ताकुल, जिसको तांबे का ताकुल कहते हैं, यानी तांबे के ऊपर उसकी तह जमा हो जाती है और इसको जो है वो कलई करके फिर दुरुस्त करते हैं, लेकिन फिर दोबारा वो थोड़े दिनों के बाद वैसे ही हो जाती है। फिर हवा में खुली रहने वाली जो चांदी की अशिया है कुछ अरसे के बाद देखो काली पड़ जाती है, क्योंकि इस पर जो है वो सिल्वर सल्फाइड की तह जमा हो जाती है, और जो सिल्वर यानी चांदी को हवा की हाइड्रोजन सल्फाइड के अमल से बनता है। इसके बाद जो एल्यूमिनियम की तकसीद से इसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो है वो पतली तह जम जाती है। तो इस तरह से चीजें जो है वो हवा के अंदर मौजूद अशिया यानी कि जो कीमियाई अशिया है उसकी वजह से कीमियाई अमल करके खराब हो जाती है। अब इसको रोकने का क्या तरीका है? नंबर 1 जो है, आप धातु के ताकुल यानी जंग खोदगी को रोकने के लिए इसकी इब्तिदा ही में ना हो कौन सा तरीका तजवीज करेंगे? तो हम यहाँ पर देखेंगे कुछ तरीके दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे एक पहला तरीका जो है वो कि धात की सतह पर किसी दूसरी शय की परत चढ़ा दी जाए, यानी जो धात की सतह है उसके ऊपर हम कोई दूसरी परत चढ़ा दे, कलर कर दे, जिसकी वजह से धात का जो है वो ऑक्सीजन के साथ और उसमें नमी जो मौजूद है उसके साथ में ताल्लुक कीमियाई अमल नहीं होगा। इसके बाद ताकुल से बचाने के लिए धात की सतह पर रंग लगा दीजिए, तेल लगा दीजिए, ग्रीस, रोगन, ये सब तय चढ़ा देंगे तो लोहे का ताकुल इस तरीके से जो है हम आसानी से रोक सकते हैं। इसके बाद में क्या हम लोहे की सतह पर रंग लगाकर इसे मुस्तकिल तौर पर जंग आलूदगी से महफूज रख सकते हैं? मुस्तकिल तरीके पे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ वक्त तक जो है वो कुछ अरसे तक ये चीजों को महफूज रख सकते हैं, और खराब होने से पहले अगर उस पर दोबारा रंग चढ़ा दिया जाए
तो ये चीजें जो है वो हमेशा महफूज रह सकती है। इसके बाद ताकुली धात की सतह पर गैर ताकुली धात की परत चढ़ा दी जाए, यानी ऐसी धात की तह चढ़ा दी जाए जिस पर इसका कोई असर नहीं होगा, तो इस तरह से इसे ताकुल से बचाया जा सकता है। अब इसके बाद में है जस्तकारी। जस्तकारी तरीका है एक, किस तरह से हम हमारी चीजों को जो है वो जंग लगने से या खराब होने से बचा सकते हैं। नंबर 1 जो है वो जस्तकारी है। इसमें लोहे या स्टील को ताकुल से बचाने के लिए इस पर जंग यानी जस्त की पतली तह चढ़ाई जाती है। मतलब मसलन लोहे की कील, पिन वगैरह, ये कैसे होते हैं हम देखते हैं। लोहे की कील और पिन ये खराब नहीं होते, इसमें जस्त लोहे के मुकाबले में ज्यादा बरकीबार वाला होने की वजह से पहले जस्त का ताकुल होता है, फिर कुछ बारिशों के बाद जस्त की तह निकल जाती है और अंदरूनी लोहा ऊपर आ जाता है, तब इसका ताकुल शुरू होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम जस्तकारी में देखेंगे कि तो इस तरह से जस्तकारी के तरीके में ये तरीका दिया हुआ है। इसकी जांच की जाती है, इसके बाद में इसको ठंडा किया जाता है, फिर इसके ऊपर पिघले हुए जस्त की परत चढ़ाई जाती है। हम देखते हैं ना इस तरह की रॉड हमने देखी है, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल की जाती है। तो इस पर क्या किया जाता है, लोहे की अशिया को जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर जस्त की परत लगाई जाती है। तो ये लोहे की अशिया पर जस्त की जो परत है उसको लगाने का ये तरीका है कि किस तरह से इसको पिघला हुआ जस्त डालते हैं, फिर इसको खुश करते हैं यानी सुखाते हैं, फिर इसका महलूल इसके ऊपर महलूल बहाया जाता है, फिर इसको तेज से धोया जाता है, फिर डिबो कर रखा जाता है, फिर तेज धुलाई की जाती है, फिर कास्टिक पाउडर से इसको साफ किया जाता है और इस तरह से ये जो है वो ताकुल फ्री हो जाता है, यानी इस पर फिर जंग नहीं लगेगा। दूसरा जो हमारा तरीका है वो है कलई करना। कलई करने में हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इस तरीके में धात पर जो है वो एक धात पर टिन की तह चढ़ाई जाती है, हम इसे कलई कहते हैं। तो ये कलई किसमें की जाती है, पीतल या तांबे के बर्तन में की जाती है। पीतल और तांबे के बर्तन पर जो है वो सब्जी माइल तह जम जाती है जो जहरीली होती है, जिसकी वजह से बर्तन में दूध या दही की कढ़ी या खट्टी ग़िज़ा या शर रखी जाए तो वो खराब हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हम कलई करते हैं, यानी घर में भी जो हमारे पीतल और तांबे के बर्तन हैं उसको हम आसानी से एक कलई कर सकते हैं, एक उस पर धात पर उसकी पीतल और तांबे की धात पर जो है वो टिन की तह चढ़ाकर। इसके बाद अगला तरीका जो है वो मलमाकारी। अब मलमाकारी में इसके बाद बरकी मलमाकारी में हम देखेंगे, यहाँ मलमाकारी में हम देखेंगे इस तरीके में धातें जो है वो मसलन तांबा और एल्यूमिनियम, इनके ऊपर ऑक्साइड की पतली और मजबूत तह चढ़ाई जाती है। इसमें तांबा यानी कि कॉपर या एल्यूमिनियम की शय को मजबूत बरकीरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी क्या है, ये मजबूत आयन है। और ऑक्साइड की जो परत है पूरी सतह पर यकसा जमने की वजह से धातों को ताकुल रोकने में मददगार होती है, यानी कि इसकी पूरी सतह पर ऑक्साइड की परत लगाई जाती है जिसकी वजह से ये खराब नहीं होती है। तो यहाँ पर जब एल्यूमिनियम की मलमाकारी की जाती है तो इस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तह चढ़ाई जाती है जो अपने नीचे मौजूद एल्यूमिनियम को जो है वो ऑक्सीजन और पानी के साथ अमल करने से रोकती है, जिसकी वजह से मजीद तकसीद रुक जाती है और इसे ज्यादा महफूज बनाने के लिए ऑक्साइड की तह को ज्यादा दबेस कर दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑक्साइड की तह चढ़ाई जाती है जिसकी वजह से ये खराब ना हो। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मलमाकारी का जो तरीका है करके क्या करती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड तैयार करती है जिसकी एक मोटी तह शय पर चढ़ जाती है और जिसकी वजह से ये जो भी शय हमको एनोडाइज करना है उसके ऊपर ये तह जो है वो आसानी से चढ़ जाती है। तो जो शय पे हमको जिस शय को एनोडाइज करना होता है वो मजबूत हो जाती है और बाकी जो सल्फ्यूरिक एसिड के महलूल में इसको डुबाया जाता है तो ये जो मनफीरा दूसरा जो है वो तो इस तरह से बरकी तजिए के दौरान क्या होते हैं, मजबीरा जो है यानी यहाँ पर वो ऑक्सीजन खारिज होती है यहाँ पर और ये खारिज होने वाली जो ऑक्सीजन है वो मजबीरे पर
मौजूद होने की वजह से अमल करती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो है वो ऑक्साइड तैयार करती है, जो एक मोटी तह इसके ऊपर चढ़ जाती है। तो इस वजह से इस पर जंग नहीं लगता है। इसके बाद में हम देखेंगे बरकी मलमाकारी। तो बरकी मलमाकारी में तेज आमिल धात पर बर्क पाशीदगी, तो यहाँ पर ये बर्क पाशीदगी यानी बर्क गुजारा जाता है और इस तरह से ये मनफीरा जो है वो एल्यूमिनियम का चमचा और मजबीरा यानी चांदी की तख्ती है। तो इस तरह से बर्क पाशीदगी की जरिए जो है वो सुस्त आमिल धात की तह चढ़ाई जाती है। चमचों पर चांदी की मलमाकारी, जेवरात पर सोने की मलमाकारी की जाती है। इसके बाद में है मखलूककारी यानी कि भरतकारी। भरतकारी ये इस तरह से मुख्तलिफ सिक्के दिए गए हैं। तो आजकल इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर अशिया जो है वो मखलूत धात की होती है, यानी मिक्स होता है, उसके अंदर एक धात नहीं होती है, इसका कई धातें होती है। तो इसका खास मकसद धातों को ताकुल की शिद्दत से तहफुज रखना, यानी अगर प्योर कोई चीज होगी तो वहां पर कीमियाई अमल होना तय है। तो इसलिए क्या करते हैं, मखलूत धात यानी कई धातों को मिलाया जाता है ताकि जो है वो ताकुल की शिद्दत कम हो जाए। तो एक धात को दूसरी धात या अधात के साथ मिलाकर हम जिन्स आमेजा तैयार किया जाता है और इसे मखलूत या भरत, और इसे क्या कहते हैं, मखलूत कहते हैं या भरत या एलॉय कहते हैं। मसलन के कांसा यानी ब्रोंज 90% है तो उसमें तांबा 10% मिला दिया जाता है। तो इस तरह से 90% तांबा और 10% टिन की मखलूत धात है, यानी जो कांसा है, ब्रॉन्ज है, उसके अंदर 90% तांबा है और 10% टिन है। तो ब्रॉन्ज से बना हुआ जो मुजस्सिमा धूप और बारिश में ज्यादा अरसे तक महफूज रह सकता है। इसी तरह से स्टेनलेस स्टील जो पानी और हवा में जंग आलूद नहीं होता, इसके अंदर 74% जो है वो क्रोमियम है और 18% लोहा जो है वो 74% है, क्रोमियम 18% है और कार्बन 8%। ये इसकी मखलूत धात है, तो जिसकी वजह से ये काफी टाइम तक जो है वो महफूज रहती है। तो हमारे इस जमाने में एक मखलूत धात जो है वो सिक्का ढालने में इस्तेमाल होती है, यानी सिक्का बनाने में भी इस धात का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारा सिक्का जो है वो कभी जंग आलूद नहीं होता जल्दी, अगर बहुत अरसे तक पड़ा रहे तो हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है वो हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो उस पर जो है वो किसी भी शय का अमल नहीं होता। तो इस तरह से यहाँ पर ताकुल का जो है वो अलग अलग तरीका दिया था कि किस तरह से अलग तरीके से जो है वो इसको हम ताकुल से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।